आई आज देखना था ना, आई के बारे में भी किसी को पता नहीं होगा ना, आई के अंदर क्या क्या रहता है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है। हम लोग को सिर्फ वही से पढ़ाया जाता है, देखो ये हाथ है पैर है बचपन से ये सब सिखाया जाता है। हाथ पैर तो अपने आप ही बच्चा सीख लेगा ना। देखो हम लोग को आंख में अगर अंदर इंटर करेंगे ना तो क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। ऊपर से अंदर की ओर जा रहे हैं, आई में सबसे ऊपर हम लोग देखते हैं ना तो आंख में हम लोग का वो उजला वाला पार्ट दिखाई देता है, सबसे बड़ा वही रहता है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबका नाम सिर्फ याद रखना है, ज्यादा कुछ तुम लोग को याद रखना नहीं है। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जो व्हाइट कलर का दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्क्लेरा, ठीक है। यहाँ पर अस्क्लेरोटिक लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, अस्क्लेरा बोलेंगे। ये सबसे ऊपर वाला व्हाइट वाला पार्ट है। व्हाइट वाला से जस्ट थोड़ा सा नीचे जाओ तो ये ब्लैक, ब्लैक के ऊपर, हम अभी ब्लैक वाला का बात नहीं कर रहे हैं, ब्लैक वाला काफी अंदर होता है, यहाँ पर होता है ब्लैक वाला, ये वाला। तो इस ब्लैक के अंदर थोड़ा सा इस तरह से उभरा हुआ, ठीक है, रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया, इसको कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है। ये आँख के मतलब यहाँ पर जो होता है ना, देखो आँख एकदम जो काला के अंदर भी एक काला होता है हल्का छोटा सा, है ना, वो पार्ट ए वाला है, ये जो थोड़ा सा दिख रहा है इसको प्यूपिल बोलते हैं। एकदम अंदर का जो ब्लैक का, ब्लैक के अंदर जो ब्लैक दिख रहा है वो प्यूपिल कहलाता है। और इस प्यूपिल को, इसका जो साइज है ना वो एक समान नहीं रहता है, बड़ा छोटा होते रहता है। जब हम लोग धूप में जाते हैं ना तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, और जब हम लोग अंधेरा में आते हैं तो ब्लैक हो जाता है। कैसे हम लोग जानेंगे कि रियल में ऐसा हो रहा है बड़ा छोटा, तो देखना कभी हम लोग पूरा सनलाइट है ना, पूरा दोपहर का टाइम है, बाहर जाओ और बाहर जाके अचानक से रूम में घुस जाओ तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर जब हम लोग रहते हैं ना तो इसका साइज काफी बढ़ा हुआ रहता है। बता रहे हैं आइरिस का जो ये जो प्यूपिल का जो साइज है ना वो काफी बढ़ा हुआ रहता है, और जब अचानक से अंदर आ जाते हैं ना तो उतना जल्दी इसका साइज छोटा हो, मतलब बड़ा हो नहीं पाता है। जब धूप में रहते हैं तो क्या होता है, छोटा रहता है, ताकि ज्यादा लाइट अंदर न इंटर कर जाए। ज्यादा लाइट अगर अंदर इंटर कर जाएगा ना तो रेटिना पर इफेक्ट पड़ेगा, आँख खराब हो जाएगा। तो उसको ठीक रखने के लिए दोपहर जब बाहर हम लोग निकलते हैं दोपहर के टाइम में तो काफी छोटा रहता है, और जैसे ही अंदर रूम में इंटर करते हैं ना तो तुरंत इंटर करने के बाद तुरंत इसका साइज नहीं बढ़ जाता है, थोड़ा सा समय लगता है, कुछ सेकंड के बाद ये फिर से वापस इतना बड़ा हो जाएगा। तो अभी इसमें इतना छोटा है ना कि उतना ज्यादा लाइट इंटर नहीं कर पाता है, तो हम लोग पूरा रूम डार्क डार्क दिखाई देता है। और थोड़ा देर में इसका साइज बढ़ करके इतना हो जाएगा तो एनफ लाइट फिर अंदर इंटर करने लगेगा, और फिर और रूम हम लोग को दिखाई देने लगता है सारा कुछ। उसी तरह से रूम से अचानक बाहर चले जाओ अंधेरा वाला रूम से, तो फिर वहां अचानक से लगेगा कि आंख में पूरा एकदम क्या हो गया, पूरा अचानक से बहुत सारा लाइट आंख के अंदर इंटर कर जाता है। क्योंकि तुम छाया में जब रह रहे हो ना तो तुम्हारा ये जो है प्यूपिल वो काफी बढ़ा हुआ है, तुम अचानक से धूप में चले गए तो अचानक से बहुत सारा लाइट इसमें इंटर कर जाता है, तो इससे आंख पर भार पड़ता है। तो फिर थोड़ा देर के लिए हम लोग अपना आंख बंद कर लेते हैं और फिर इसका साइज छोटा हो जाता है, और छोटा होने के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आखिर इस हॉल को, जो यहाँ पर हॉल है उसका नाम प्यूपिल दिया हुआ है, इस हॉल को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो हॉल को कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है। ये आइरिस होता है जो साइज को बड़ा छोटा करते रहता है। तो अभी तक कितना चीज जान गए। बाहर से हम लोग जैसे जैसे अंदर गए, सबसे पहले अस्क्लेरा मिला, दूसरा नंबर पे क्या मिला, एक कॉर्निया मिला। इसमें कुछ नहीं है, बस पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ रहता है, ब्लैक वाला पोर्शन है ना, हल्का उभरा हुआ होता है, और इसमें थोड़ा सा पानी भरा रहता है, उस पानी को हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। 3 चीज मिल गया। चौथा में ए हॉल मिला जिससे लाइट इंटर करता है, ये हो गया हम लोग का चौथा पार्ट। और 5वां हिस्सा क्या मिला, 5वां में हम लोग को ए आइरिस मिला जो इसको कंट्रोल करता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब थोड़ा सा और अंदर जाओ, तो थोड़ा सा और अंदर जाएंगे ना तो ए मिलता है लेंस, ठीक है। ये लेंस का साइज हमेशा बड़ा छोटा होते रहता है, क्योंकि कभी हम लोग नजदीक का देखते हैं, कभी हम लोग दूर का देखते हैं। इसका जो काम रहता है ना कि इमेज ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, नजदीक हो या फिर दूर हो, उसको इस तरह से मतलब एडजस्ट करना है ना इस लेंस को कि उसका जो इमेज है ना यहाँ पर आगे रेटिना पर ही बने, ठीक है। वही इसका इमेज जब रेटिना पर नहीं बनता है ना तो आँख खराब हो जाता है, फिर हम लोग को अलग से दूसरा लेंस लगाना पड़ता है बाहर से। एक लेंस तो अंदर में है ही, एक और लेंस लगाना पड़ जाता है आँख खराब होने से। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? लेंस हम लोग को मिल गया कितना नंबर में, 6ठा नंबर में ना, 6ठा नंबर में हम लोग को मिल गया लेंस, नहीं लिखा हुआ है ना, ये मिल गया लेंस 6 नंबर पर। अब इस लेंस को कंट्रोल कौन करता है? सिलियरी मसल। मतलब कि अगर सिलियरी मसल खराब हो जाएगा ना तो हम लोग जल्दी जल्दी नजदीक का और दूर का दोनों एक साथ नहीं देख पाएंगे, वो बहुत स्लो काम करना शुरू कर देगा, थोड़ा देर से दिखाई देगा। या फिर एज, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है ना इस सिलियरी मसल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, तो फिर उस समय तो देखने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तब दोनों लेंस लगाना पड़ता है। चश्मा में देखोगे ना जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं उनका नीचे वाला में दूसरा लगा रहता है, बीच से कटा हुआ रहता है चश्मा, नीचे एक दूसरा लेंस और ऊपर में दूसरा लेंस, ऊपर में दूर देखने वाला और नीचे में नजदीक देखने वाला। तो ये लेंस हो गया। लेंस के अब पीछे आओ, लेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? सिलियरी मसल कर रहा है।
ये इसका एक्मोडेशन पावर कहलाता है। एक्मोडेशन पावर एक तो टर्म आता है, पूछता है कि एक्मोडेशन पावर क्या है। तो एक्मोडेशन पावर होता है यही लेंस का वो पावर जिससे मतलब वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि नजदीक वाला भी इमेज दिखाई दे और दूर वाला भी इमेज दिखाई दे। इसको हम लोग एक्मोडेशन पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। उसके पीछे होते यहाँ पर काफी सारा खाली जगह है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर, 7वां नंबर में। उसके बाद तुम्हारा 8वां नंबर में रेटिना, जहां पर इमेज बनता है, यहीं पर तुम्हारा इमेज बनेगा। और यहीं पर दो चीज और होता है, एक रड होता है, एक कोन होता है। ठीक है, कोन जो होगा एक तो ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है कि कितना ब्राइटनेस है, और एक तो कलर को डिटेक्ट करता है। तो कोन जो होगा ना वो ब्राइटनेस को डिटेक्ट करेगा, कौन से कलर होता है। तो ऐसे याद मत रखना, इसका उल्टा है, कोन वाला ब्राइटनेस डिटेक्ट कर रहा है और रड वाला कलर डिटेक्ट कर रहा है। आर से रंग आर से रंग हो रहा है ना, हाँ फिर वैसे ही याद रखना, आर से रंग। लेकिन कौन से कलर मत याद कर लेना, कौन वाला कलर नहीं डिटेक्ट कर रहा है, कौन वाला क्या डिटेक्ट कर रहा है, ब्राइटनेस डिटेक्ट करता है। तो 8 हो गया। 8 के बाद इसी में 8 का ए और बी कर लेना, इसी में रड और कोन दोनों होता है। उसके बाद 9 में हम लोग एक तो याद रखेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा, यहाँ पर एक हॉल होता है, इस हॉल से तुम्हारा तार सारा कनेक्शन जो है ना, नर्व सिस्टम रहता है, नर्व ही तो वही तो तार है ह्यूमन बॉडी का, और नर्व यहाँ से मतलब निकल करके जा करके माइंड से कनेक्टेड रहता है, और यहाँ पर जो इमेज बनता है ना वो बता देता है कि ऐसा सामने में कुछ है, जाकर के माइंड को इन्फॉर्म कर देता है। येलो स्पॉट पता नहीं, ये आगे देखेंगे, अगर कुछ मिलेगा तो बताएंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ये हो गया 9 ना। और 10 में ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वही जो यहाँ से मतलब सारा इन्फॉर्मेशन लेकर के जा रहा है तुम्हारे बुक में दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो इतना चीज हम लोग को 10 चीज याद रखना है। अगर आई को डिस्क्राइब करने के लिए देता है तो आई को फिगर, पहले आई का फिगर ड्रॉ कर लेना है, फिगर ड्रॉ करने के बाद 10 का नाम लिख लेना है, और काम तो लगभग सबका समझा ही दिए ना, सबका काम नहीं है, मतलब काम किसका किसका लिखना होगा, पीपल का काम लिखेंगे, वहां पर लिख देंगे इसे लाइट इंटर करता है। पीपल को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो आयरिस कर रहा था कंट्रोल, आयरिस के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे कि वो पीपल को कंट्रोल करता है। लेंस के बारे में लिखेंगे, ये हर चीज का जो इमेज होता है वो रेटिना पर बनाता है। और इसके बारे में सिलियरी मेथड के बारे में लिखेंगे, ये लेंस को कंट्रोल करता है। और फिर आगे में 2 लिक्विड, एक आगे एक पीछे, एक का नाम एक्वस ह्यूमर और पीछे का विट्रियस ह्यूमर। नाम से भी देखो ए पहले है और भी बाद में है, तो एक्वस और विट्रियस भी तुम लोग को याद हो ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिगर तो बनाना नहीं है ना, तुम लोग की बुक में बहुत लिमिटेड दिया है, ये तो ऐसे नोट्स है ही सबके पास, तो वहां से कर लेना। और 7th वाला सिर्फ एक बार बस देख लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो तुम लोग काम नहीं आएगा, वो तो काम आएगा 8 में, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज हम लोग को जानना है आगे। एक एक करके अब सबके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो सब तो बता ही दिए हैं, बता दे, पढ़ ले एक बार। चलो सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पर था, और आगे जो हल्का सा लिक्विड जिसमें भरा हुआ है। इट इज ए फ्रंट ब्लड आउट पार्ट, बाहर निकला हुआ पार्ट है ऑफ आई बॉल, कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्क्लेरोटिक, ट्रांसपेरेंट स्क्लेरोटिक, जो कि किस चीज से ढका हुआ है, वो व्हाइट वाला जो स्क्लेरा है ना उससे ढका हुआ है। वो तुम्हारा किससे किसके बीच में हो जाएगा, बाहर में स्क्लेरा से ढका हुआ है, और अंदर में किससे, वो तुम्हारा प्यूपिल लेंस से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि प्यूपिल में तो हॉल है ना, यहाँ पर तो ये हॉल है, तो ये लेंस से कवर हो जाएगा। आगे से स्क्लेरा और पीछे में लेंस, ये दोनों के बीच वाला पार्ट पूरा आ जाएगा वो। उसके बाद आइरिस। इट इज द कलर्ड रीजन अंडर कॉर्निया फॉर्म्ड बाय क्लोराइड। किस चीज से बना हुआ है, क्लोराइड से बना हुआ है। इट कलर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बोल रहा है कि इसका जो कलर होता है ना आइरिस का, तो अलग अलग आदमी में अलग अलग होता है ना, किसी का ब्राउन होता है, और बाहर जो दिख रहा है बिल्कुल छोटा है, छोटा के बाहर चारों ओर जो दिख रहा है वही आइरिस है ना। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है। ब्लू तो सुने हैं कहीं, मतलब पढ़े हैं कहीं शायद देखे नहीं है। ग्रीन भी होता है। तो ये सारा कलर है, ये वाला हिस्सा, ये वाला दिख रहे हो ना, ये सारा क्या है, प्यूपिल है, आइरिस है ना। प्यूपिल तो एक हॉल है। इट इज सेंट्रल सर्कुलर एपर्चर इन द आइरिस। इसका डायमीटर कितना होता है, 1 mm। जो बीच वाला हॉल है छोटा सा, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 1 mm होगा। बट इट कैन कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सेस लाइट। ज्यादा लाइट रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और लाइट कम रहेगा तो एक्सपेंड हो जाएगा, फैलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, और फैलना एक्सपेंड मतलब। उसके बाद एक क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस अंदर में था। इट इज डबल कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस इसमें यूज हुआ है। इमीडिएटली बिहाइंड आइरिस, दिस इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट कॉन्सेंट्रिक लेयर विद ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज टुवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। तुम लोग को बताए थे कनकेव और कन्वेक्स लेंस ना, तो दोनों में अंतर क्या था, एक बार जरा उसको याद करो।
ये वाला कन्वेक्स लेंस था और ये वाला कनकेव लेंस। देखो इसमें जो इमेज बनता है ना, दोनों में जो इमेज बनता है दोनों में फर्क होता है। इसमें जो इमेज बनता है ना वो हमेशा उल्टा बनता है। एक केस होता है जहां पर सीधा बनता है। इसमें देखो जगह जो ऑब्जेक्ट है ना उसको रखने का जो जगह है, एक फोकस है और यहाँ पर इसका 2f है या फिर सेंटर बोलो, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोल रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट को एक तो इन्फिनाइट पर रखा जा सकता है, यहाँ रखा जा सकता है, फिर 2f पर रखा जा सकता है। जब 2f पर रखते हैं ना, ऐसे ही उतना डीपली तुम लोग को अभी जानना नहीं है, पर एक बात समझ लो, 2f पर अगर रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को इस लेंस के सामने तो उतना ही बड़ा उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। और उल्टा वाला सारा क्या था, सब रियल इमेज था उल्टा वाला, ये सब रियल है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे ना तो अब नजदीक आ गया, तो ये थोड़ा सा और पीछे बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा, और आगे करो तो और पीछे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर रख दो ना, तब जो इसका इमेज बनता है वो इस तरफ बनता है और ये वर्चुअल इमेज होता है क्योंकि लेंस के अंदर बन रहा है ना। तुम लोग जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से वाला लेंस निकाल करके देखते हो ना, जो बुक वाला दिखाई देता है, ऐसे आगे पीछे कर करके उसको बड़ा छोटा कर पाते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, देखे हो तुम लोग तो। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास जो रहता है, तो उससे हम लोग इस प्रेस करके देखते हैं ना, तो एडजस्ट करना पड़ता है। एक निश्चित डिस्टेंस रखोगे ना तभी वो मतलब दिखाई देगा बड़ा, और नहीं तो नहीं दिखाई देता है। दूर रखोगे तो दिखाई नहीं देता है। तो एक्चुअली उसका फोकस एक होता है उस लेंस का। तुम जो लिखा हुआ चीज है ना उसको ला करके जब एफ और इसका जो पोल है ना, इन दोनों के बीच ला दोगे ना, तब वो बड़ा और सीधा दिखाई देता है लेंस के दूसरा तरफ, है ना। पर आंख में तो यही लगा हुआ है, आंख में यही लेंस लगा हुआ है, तो हम लोग को फिर बार बार इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि कभी उल्टा बन रहा है इमेज, कभी सीधा बन रहा है, कभी नजदीक बन रहा है, कभी दूर बन रहा है। फिर आंख से हम लोग देख रहे हैं तो फिर कैसे हो रहा है कि मतलब उल्टा नहीं कुछ भी नजर आ रहा है, सब सीधा सीधा नजर आ रहा है। आंख में तो यही लेंस है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सारा ऑब्जेक्ट हम लोग का फिक्स्ड है एकदम फोकस और पोल के बीच में। हम लोग नजदीक भी देख रहे हैं तो सीधा ही दिख रहा है, दूर भी देख रहे हैं तो वो भी सीधा ही दिख रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? एक्चुअली वही बता रहे थे, वहां पर जो है ना उस लेंस को कंट्रोल करने वाला सिलियरी मसल है। सिलियरी मसल क्या करता है ना, इस लेंस को कभी पतला और कभी मोटा कर देता है। अब पतला मोटा होने से इसका जो फोकल लेंथ है ना वो घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। और फोकल लेंथ इस तरह से घटते बढ़ते रहता है कि मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसका जो इमेज है वो सारा का सारा उल्टा एक फोकस पर ही बनाता है, ठीक है। रियल इमेज बनता है आँख के अंदर, जो हम लोग का इमेज बनता है ना वो रियल इमेज बनता है। और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना वो कहीं पर भी रहे, ये मसल इसको मोटा और पतला करके इस तरह से एडजस्ट कर देता है ना कि वो आकर के फोकस पर ही बने, और सारा इमेज जो बनता है ना हमारे आँख के अंदर सारा का सारा उल्टा ही बनता है, ठीक है। हमारे माइंड में जाकर के वहां पर उसको माइंड उसको सीधा करता है, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को सीधा देख पाते हैं। तो ओरिजिनल में कुछ और होता है, आँख में कुछ और होता है, क्योंकि आँख में इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा सिलियरी मसल है, हमेशा उसको मोटा या पतला कर दे रहा है। हाँ, इतना फास्ट काम होते रहता है। उसके बाद है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल द लेंस इज कनेक्टेड ऑफ द स्क्लेरोटिक बाय द सिलियरी मसल। दे मतलब चेंज थिकनेस, ये क्या करता है लेंस का थिकनेस घटाते बढ़ाते रहता है, कभी रिलैक्स करता है और कभी उसको पतला कर देता है। एक्वस ह्यूमर, आगे में जो लिक्विड था इंटीरियर चैम्बर इज फिल्ड विद ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। बस एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, उसमें बस ए लिख देना। अब विट्रियस ह्यूमर क्या, एक्वस ह्यूमर ना, इसका काम तो लिखा नहीं है कुछ, 10 तक इसका कुछ वर्क फंक्शन पढ़ना है नहीं। अब तुम लोग एक बार नेट पर सर्च करना कि वो जो टीयर आंसू आता है वो कहाँ से आता है, हो सकता है इसी दोनों में से कुछ हो, एक वर्ष टीयर। एक बार सर्च करके देख लेना। ऐसे 10 तक नहीं पढ़ना है हम लोगों को कि मतलब एक वर्ष उम्र का काम क्या है, वो तो कुछ भी नहीं खत्म होता है। ब्लड भी निकाल लो तो फिर तो बन ही जाता है, वो खत्म होता है, कुछ भी खत्म नहीं होता है। खाना खा रहे हैं उससे बनते रहता है। Vitreous humor posterior chamber is filled with a transparent watery liquid with a common salt having some different, इसमें थोड़ा सा कॉमन साल्ट मिला रहता है ना लिक्विड। एक बार देख लेना, तुम लोग सर्च कर लेना नेट पर। बस क्या सल्टी होता है ना, ज्यादा रोई है। रेटिना, रेटिना के अंदर फिर वही रडर कोन होता है, फंक्शन तो बता दिए रडर कोन का। ब्लाइंड स्पॉट, जहां से तुम्हारा नर्व निकलता है, इट इज द स्पॉट वेयर ऑप्टिक नर्व इंटर द आई, वहां से हम लोग का ऑप्टिक नर्व जो होता है ना माइंड से आंख में इंटर कर जाता है। इट इज स्लाइटली रेल्ड एंड इन सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड विद ए क्लोराइड एंड रेटिना, क्योंकि यहाँ पर रेटिना यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है। अब उसके बाद एक्शन ऑफ द आई। एक्शन तो सब फिर वही चीज है, वही चीज फिर से सब लिखा हुआ है।
उसके बाद चलो आगे है डिफेक्ट, किस तरह से आंख में प्रॉब्लम आता है। पहला है शॉर्ट साइटनेस या फिर मायोपिया, दूसरा है लॉन्ग साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस में क्या होगा, नजदीक वाला दिखाई देगा। शॉर्ट साइटनेस, आई कैन नॉट सी क्लियरली बायॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के बाद वो देख नहीं सकता। मतलब शॉर्ट साइटनेस में नजदीक वाला दिखाई देगा ना, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। ज्यादा सबको यही प्रॉब्लम रहता है, शॉर्ट साइटनेस ही ना। तुम्हारा भी तो वही होगा, शॉर्ट साइटनेस होगा ना। इट मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू ए फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब दूर वाला देखो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इसका एक्चुअली देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट का जो दूर से आता है, दूर से जो लाइट आता है वो तो लगभग पैरेलल ही आता है ना, दूर वाला को पैरेलल मान के चलते हैं। यहाँ से लाइट आ रहा है, आने के बाद इस आंख वाला लेंस पर पड़ा, लेंस पर पड़ने के बाद इसको यहाँ पर आकर के टकराना चाहिए था, पर ये यहीं पर आके टकरा गया। इसका रीजन क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि ये जो हो सकता है आईबॉल जो रेटिना है ना, थोड़ा सा पीछे चला गया हो, थोड़ा बड़ा हो गया हो, एक ये रीजन हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना, लेंस में भी थिकर, लेंस थोड़ा मोटा हो सकता है या फिर आईबॉल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ये दोनों में से कोई इशू है। इसको कैसे अब ठीक करें, देखो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर चेंज नहीं, एक और आगे में लगा लेते हैं ना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा काम लेंस चेंज करना। देखो इसमें होता क्या है ना, सबका नहीं होता है ठीक, लेकिन कभी कभी किसी किसी का हो जाता है। हाँ होते रहता है, तो वही इसी में कुछ परिवर्तन होते रहता होगा या फिर लेंस में कुछ चेंजिंग आते रहता होगा। देखो इसमें हो क्या रहा था ना कि हम लोग का जो लेंस है, लाइट इस तरह से आ रहा था। अब इसका जो काम है ना, लेंस का काम ही है जिधर मोटा वाला हिस्सा है ना उधर लाइट को मोड़ देना। ये वाला जो है ना अभी थोड़ा सा ज्यादा मोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अभी बन रहा है लाइट। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर एक दूसरा लेंस लगा देंगे। ये लाइट यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर कट हो रहा है ना, अगर इस लाइट को थोड़ा सा और ऊपर कर दे तो उतना ज्यादा कट नहीं होगा। जैसे अगर लाइट मान लो कि यहाँ से अगर पास हो रहा है तब यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, अगर इस लाइट को यहाँ से थोड़ा सा मोड़ देगा इस लाइट को, तब फिर ये सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो वही करते हैं, यहाँ पर जो लाइट ऐसे आ रहा था यहाँ पर इतना दूर आने देते हैं, यहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं। एक तो लेंस लगा दिए। क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं वो डिस्कस कर रही होगी लेंस के बारे में, बाद में करना देखो अब यहाँ पर अगर इस लेंस को लगा दिए ना तो ये लाइट को थोड़ा सा क्या करेगा, ऊपर की ओर मोड़ेगा। अरे इधर मोड़ेगा, जिधर मोटा वाला हिस्सा होता है ना उधर मोड़ता है लाइट को। अब यहाँ से अब इसका काम है फिर नीचे की ओर मोड़ना, लेकिन अब उतना ज्यादा नहीं मोड़ पाएगा ये, और तुम्हारा इमेज जो है ना रेटिना पर आ जाएगा वापस। ठीक है, या तुम लोग को 3 फिगर जब डिस्क्राइब करोगे ना 3 फिगर बनाना पड़ेगा, एक ये वाला, 2 फिगर से हो जाएगा, दूसरा ये वाला, 2 फिगर में एक्सप्लेन हो जाएगा शॉर्ट साइडनेस। उसके बाद है लॉन्ग साइडनेस। इसमें क्या होगा, ये शॉर्ट साइड लॉन्ग साइडनेस मतलब दूर वाला दिखाई देगा, जो लिखा रहता है ना वही होता है मतलब उसका उल्टा ही हो रहा है एक तरह से, लॉन्ग साइडनेस है ना, तो इसमें बता रहा है कि लॉन्ग वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई देगा। शॉर्ट साइडनेस वाला बता रहा था कि नजदीक वाला दिखाई देगा, तो इसमें दूर वाला दिखाई देगा, नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा। ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, नजदीक वाला ज्यादा लोगों को नहीं दिखता है। विथ दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी क्लियरली विद इन, ठीक है, और समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, उसमें अंदर कट हो रहा था ना, इसमें रेटिना के बाहर कट हो रहा है, मतलब जो इमेज बन रहा है ना और रेटिना के बाहर बन रहा है, तो ऐसे में भी नहीं दिखाई देगा। रीजन क्या हो सकता है, या तो लेंस में प्रॉब्लम हुआ है या फिर आईबॉल छोटा हो गया है ना, दोनों में से कुछ हुआ है। तो यहाँ पर भी एक तो मिरर लगाना पड़ेगा, एक तो लेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर से अगर ओरिजिनल आ रहा है ना, ओरिजिनल आने के बाद इस तरह से मुड़ रहा था, ये जा रहा था बाहर, यहाँ वाला जो था ना वो बाहर जा रहा था। तो हम लोग क्या किए ना कि एक और यहाँ पर लेंस लगा दिए, तो ये लाइट यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा इस तरह से हो गया, थोड़ा सा हल्का डाउन होगा ना, इसको ठीक से समझो थोड़ा। ये पहला केस में यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग को इस तरह से इसको करना है ना कि थोड़ा सा और नजदीक बने, मतलब एक क्या कर रहा है, मोड़ रहा है, थोड़ा लाइट को थोड़ा कम मोड़ रहा है ना, थोड़ा और ज्यादा मोड़ देता ना तो काम हो जाता, वही ना, ये लेंस थोड़ा सा लाइट को और ज्यादा मोड़ देता तो काम हो जाता। तो मोड़ने वाला लेंस हम लोग का ये वाला है कन्वेक्स। हम लोग एक और मोड़ने वाला लेंस आगे लगा देते हैं, यहाँ पर एक और ये लेंस लगा दिए। अब ये क्या करेगा ना कि लाइट आएगा, लाइट आएगा तो पहले यहाँ पर हल्का मोड़ेगा, ये हल्का मोड़ दिया और फिर हल्का ये मोड़ेगा, तो दोनों मोड़ करके सही जगह पर पहुंचा देगा इमेज को, तब वो फिर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मोड़ने का काम कम हो गया था, तो हम लोग 2 लेंस लगा करके और इसको ज्यादा मोड़ करके डबल लेंस लगा करके पावर बढ़ा दिए, और अब
ओरिजिनल जगह पर इमेज बन पा रहा है, और फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। हो गया क्लियर लॉन्ग साइडनेस। यहाँ पर भी दोनों इमेज बनाना पड़ेगा, एक इमेज विथ डिफेक्ट और एक विदाउट डिफेक्ट, मतलब एक करने के बाद, लेंस लगाने के बाद। इसको दूर करने के लिए हम लोग को कन्वेक्स लेंस का जरूरत पड़ रहा है ना, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया, एक कन्वेक्स है। उसके बाद है प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, द पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ द आई, है ना, एक्मोडेशन पावर ठीक से काम नहीं कर रहा है। यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ेगा एक्मोडेशन पावर क्या होगा, घटता रहेगा। फॉर मैच पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, they find it difficulty to see nearby object comfortably and distinctly without corrective। इसको ना नजदीक का ठीक से दिख पाता है, ना दूर का ठीक से दिख पाता है, तो ऐसे में दो लेंस का जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं। बायो मतलब दो मतलब प्रॉब्लम इसमें हो रहा है। इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल। धीरे धीरे एज ज्यादा होने से सिलियरी मसल क्या होता है, वीक हो जाता है। समटाइम्स द पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बायोफोकल लेंस। इनको बायोफोकल लेंस का जरूरत पड़ेगा, जिसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों मिला हुआ रहेगा। कन्वेक्स और कन्वेक्स लेंस दोनों मिला करके बनता है। अपर पोर्शन कंस्टिव कनकेव, ऊपर वाला में कनकेव रहेगा ताकि वो दूर वाला देख सके, और नीचे वाला में कन्वेक्स रहेगा ताकि नजदीक वाला देख सके। द लोअर पार्ट इज द कन्वेक्स, इट फैसिलिटेट नियर विजन। कन्वेक्स वाला नजदीक देखने में हेल्प करता है। This day it is possible to correct the refractive defect with contact lens or through सर्जिकल इंटरवेंशन। बोला कि सर्जरी करके अभी वो सारा ठीक हो जाता है, लेंस अंदर वाला सही कर दिया जाता है ना। उसके बाद है एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन में क्या होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों ड्रॉ किया हुआ है ना, तो वो आदमी ठीक से नहीं देख पाएगा दोनों को। नॉर्मल आई तो ऐसे देख रहा है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है ना वो देखेगा तो या तो ऐसे दिखाई देगा या फिर ऐसे दिखाई देगा, मतलब दोनों एक साथ उसको नहीं दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोई एक देख पाएगा। यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल देख रहा है ठीक, तो वर्टिकल सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वर्टिकल सही देख पा रहा है तो फिर हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है। और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस है, सिलेंड्रिकल लेंस है। आज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में हम लोग देखेंगे डिस्पर्शन कैसे होता है। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, बोलो। डिस्पर्शन का मतलब क्या है, डिस्पर्शन का मतलब होता है एक लाइट का बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, व्हेन रे ऑफ व्हाइट लाइट या फिर सनलाइट इन ए ग्लास प्रिज्म, जब सूर्य का लाइट ग्लास के प्रिज्म में पड़ता है, इट इमर्जेज आउट एंड ब्रोकन इनटू 7 कलर। जब ए प्रिज्म से बाहर निकलेगा ना तो 7 डिफरेंट कलर में बढ़ जाएगा। व्हाइट कलर होता है ना, जैसे प्रिज्म इस टाइप का होगा, यहाँ से लाइट अगर इंटर करता है ना, पानी से भी निकलता है तो वैसे ही वो 7 कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वही इंद्रधनुष हम लोग को दिखाई देता है ना, वही रहता है। क्या बड़ा नहीं दिखता रेनबो ना, हाँ वो तो पूरा पानी जितना दूर तक रहेगा वो उतना दूर तक तो दिखाई देगा ही। पानी इतना बड़ा गोल नहीं ना, छोटे छोटे इतना बड़ा क्यों दिखता है ऐसे? वो बहुत सारा बूंद है ना पानी का, सब में डिस्ट्रीब्यूट उतना होता है ना कि जितना बड़ा जगह हर पानी से निकल रहा है ना, तो हर पानी से निकलने के बाद 7 अलग अलग कलर ऐसे बढ़ रहा है। अब इसका वाला यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ हाँ कलर बड़ा बड़ा दिखता है। कलर बड़ा बड़ा दिखने का तो मतलब दूर जितना होगा उतना बड़ा बड़ा कलर तो दिखेगा ही। और वो सीधा नहीं रहता है, सीधा नहीं रहता है ना, क्योंकि इनवर्स हम लोग का जो है ना, हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे मान लो कि अर्थ है, तो हम लोग जब यहाँ से देख रहे होते हैं ना, तो इस तरह से ही हम लोग देख रहे होते हैं। हम लोग ऐसे इस तरह से नहीं देखते हैं। सामने सामने हम लोग देखेंगे ना, जिस तरह से कर्व है ना उसी तरह से कर्व इस फॉर्म में ही हम लोग आगे देखते हैं यूनिवर्स को। यूनिवर्स भी उसी तरह से गोल ही दिखाई देता है अर्थ की तरह, वो बिल्कुल ऐसे दिखाई नहीं देगा। यहाँ वाला तो दिखाई देगा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ वाला छोड़ करके और यहाँ वाला देखने लगेंगे, यहाँ वाला भी दिखाई देगा, तो वो अपने आप कर्व हो जाता है। और हर बूंद का मान लो कि ऐसा ऐसा 10 बूंद है, तो 10 बूंद से निकला कलर अलग अलग सब ज्वाइंट हो करके और एक बड़ा सा इंद्रधनुष बन जाता है। और एक्चुअली में वो तो खैर आगे देखेंगे। अभी प्रिज्म जो क्या काम करता है, प्रिज्म इस टाइप का होता है, ठीक है ना। यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है ना, जाने के बाद यहाँ पर आएगा, देखो ए रेयर मीडियम है और ये वाला क्या है, डेंसर। डेंसर मीडियम में क्या होता है ना कि तुम्हारा लाइट क्या होगा, नॉर्मल से नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है ना, रेयर से डेंसर में जाता है। तो ये चीज हम लोग पढ़े थे। अगर लाइट यहाँ से आ रहा है, ये नॉर्मल है, लाइट यहाँ से आया तो ये सीधा ना जा करके थोड़ा सा कर्व होगा, डेंसर मीडियम इंटर किया ना तो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर मुड़ गया, फिर यहाँ आता है तो सीधे ऐसे ना जा करके फिर ऐसे जाता है। मतलब कि रेयर से, ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था,
रेयर से डेंसर में जाता है तो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर भागता है, ये देखो भाग गया, यहाँ से यहाँ आ गया। और फिर जब डेंसर से रेयर में वापस आएगा ना तो फिर ये नॉर्मल से दूर भागेगा, देखो ये दूर भाग गया। तो ये याद रखना, ये हम बताए थे पिछला क्लास में, पहले ही क्लास में, ठीक है। लाइट क्या होता है, जब डेंसर से रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर भागेगा, और जब डेंसर से फिर रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो यही चीज यहाँ पर भी होता है, जब यहाँ से रेयर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम में जब इंटर करेगा तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, पर ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। और अब उसके बाद यहाँ पर होता क्या है ना कि ये डेंसर मीडियम में लाइट यहाँ पर 7 रंग मिला हुआ है, 7 रंग मिल करके वो व्हाइट ही हो जाता है। 7 कलर को अगर अलग अलग मिलाओगे ना, सबको एक में डाल दोगे ना तो फिर तो व्हाइट हो जाएगा। लेकिन अब 7 कलर है ना, 7 कलर का स्पीड सेम नहीं रहता है, किसी का स्पीड कम रहता है, किसी का स्पीड ज्यादा रहता है। अब जब इस डेंसर मीडियम में आता है ना, तो अब यहाँ पर आकर कोई स्लो हो जाता है, कोई फास्ट हो जाता है ना। तो स्लो फास्ट होने की वजह से सब अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, कोई कम मुड़ता है, कोई ज्यादा मुड़ता है, ज्यादा मुड़ने वाला एकदम नीचे, कम मुड़ने वाला थोड़ा ऊपर, फिर ऐसे ऐसे करके 7 पार्ट में ये बढ़ जाता है, सब नीचे ही रहता है, ठीक है ना। इस तरह से अपने 7 कलर में टूट जाएगा, इसी को हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं, ब्रोकन इनटू 7 कलर्स, ठीक है। दिस phenomenon due to which different component of white light reflected is called dispersion। तो डिस्पर्शन क्या कहलाता है, डिस्पर्शन हम लोग एक वर्ड में यही बोलेंगे कि लाइट का अपने कंस्टिट्यूट या फिर लाइट का 7 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन कहलाता है ना। डिस्पर्शन का सिंपल मतलब इतना ही है कि अगर कोई व्हाइट लाइट है वो अगर 7 पार्ट में बढ़ जाता है किसी भी तरह से, कोई भी रीजन से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि लाइट का डिस्पर्शन हो गया है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग तो देखे कि स्पीड में अलग अलग होने की वजह से ऐसा हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है अलग अलग कलर का, वो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इट इज ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के जो बहुत सारे कंपोनेंट है ना, रेड है, बैगनी है, जो भी है, बहुत सारा नीला पीला जो भी है, तो ये सारा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो अलग अलग होता है हर लाइट का। व्हाइट लाइट है 7 कलर, इसमें 7 रंग होता है, कौन कौन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विबग्योर। विबग्योर इसी से बना है, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, इस तरह से शॉर्ट में इसको विबग्योर बोलते हैं। इन एयर लाइट वेव ऑफ ऑल कलर हैव सेम वेलोसिटी। देखो एयर में सबका वेलोसिटी 3 × 10⁸ है, जो सब एक साथ मिक्स होकर के चल रहा है। लेकिन अब मीडियम चेंज हुआ है, बट इन ए डेंसर मीडियम, ये वाला मीडियम क्या हो गया, डेंसर, देयर वेलोसिटी बिकम लेस, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया, और सबका अलग अलग हो गया। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी तो कम होगा ही, कम होने के साथ साथ सबका वेलोसिटी अलग अलग हो गया, अब सबका 3 × 10⁸ नहीं रहा। रेड लाइट वेव बीइंग लॉन्गेस्ट इन लेंथ, रेड का जो होता है ना वेव लेंथ सबसे बड़ा होता है, इस टाइप से ऐसे जंप करके फास्ट एकदम निकल जाएगा इससे, रेड वाला ट्रैवल फास्टेस्ट एंड हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगा और ये जल्दी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वायलेट लाइट वेव बीइंग शॉर्टेस्ट इन लेंथ, इसका वेवलेंथ एकदम छोटा होता है, ये बहुत स्लो चलता है, ट्रैवल स्लोवेस्ट एंड हैव मिनिमम वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम, इसका वेलोसिटी सबसे कम रहेगा। समझ में आया, सबसे फास्ट कौन सा लाइट भी ट्रैवल करेगा, रेड, सबसे स्लो वायलेट वाला है ना। अब समझ में आया कि लाल रंग के होता है, उसका जो ट्रेन का जो सिग्नल होता है ना वो वाला रेड होता है, सब जगह देखो ना लाल रंग का रहता है, वो लाल रंग इसलिए होता है ना क्योंकि रेड कलर जो है ना बहुत दूर से ही दिखाई दे देगा, इतना फास्ट वो मूव करता है ना कि बहुत दूर से ही उसको हम लोग देख सकते हैं। डेंसर से नहीं, वो नॉर्मल कहीं भी रहेगा ना रेड, तुम 7 कलर को रख करके छोड़ दोगे किसी भी मीडियम में, डेंसर या फिर रेयर, तो तुम्हारा, हालांकि यहाँ पर तो बोल दिया है कि एयर में सबका इतना ही रहता है, रेड का जो वेवलेंथ होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा फास्ट कहीं पर भी रखेंगे ना उसको, जो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगा। तो ट्रेन का सिग्नल होता है ना या फिर किसी भी चीज का सिग्नल रेड इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो दूर से ही दिख जाए। और ये भी देखना, सुबह सनसेट जब होता है या सनराइज होता है, सूरज उगते समय या डूबते समय कैसा दिखाई देता है, लाल, हाँ हल्का दिखाई देता है, जबकि कलर उसके साथों है पर दिखाई दे रहा है रेड, क्यों, क्योंकि बहुत सारा लाइट है ना इतना दूर हो जाता है ना शाम होते होते, अर्थ से हम लोग से बहुत दूर चला जाता है सन शाम या फिर सुबह में, तो उतना दूर से सारा रंग पहुंच ही नहीं पाता है हम लोग तक, लेकिन लाल का वेवलेंथ ज्यादा है ना,
वो हम लोग तक पहुंच जाता है, इसलिए सुबह शाम को लाल दिखाई देता है। दोपहर में वही नजदीक रहता है, सन नजदीक रहता है तो सारा कलर हम लोग तक पहुंचता है, इसलिए व्हाइट वो दिखाई देता है। हाँ रहता है व्हाइट, 7 रंगों से मिला हुआ रहता है, लेकिन शाम के समय में उसका सातों रंग नहीं पहुंच पाता है हम तक, सिर्फ लाल वाला ही दिखाई देता है, पहुंच पाता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। चलो इतना देर में अभी तक क्या क्या सीखे, ये सीखे डिस्पर्सन क्या होता है, और सूरज का जो कलर है वो 7 रंगों से बना हुआ है। कि कौन कौन सा 7 रंग है, वो विबग्योर है, शॉर्ट फॉर्म उसका विबग्योर है, जिसमें रेड का सबसे फास्ट स्पीड होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। जब डेंसर मीडियम में इंटर करेगा तो सबसे फास्ट मूव कौन करेगा, रेड, और सबसे स्लो वायलेट। अब आगे देखो, यहाँ पर ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ वेव इन एयर बटा वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम, ए म्यू का वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी देखो, जिसका कम होगा ना उसका म्यू ज्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी कम है उसका म्यू का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा 3 × 10⁸, ये चेंज होती रहता है, अलग अलग मीडियम रहेगा तो अलग अलग उसका वैल्यू होगा। व्हेन दिस पार्ट, यहाँ पर देखो लाइट आया है, आने के बाद 7 अलग अलग पार्ट में बट गए हैं। रेड बहुत फास्ट निकलता है, जल्दी से आकर के सबसे ऊपर, जो सबसे स्लो आ रहा है ना वो सबसे नीचे। When this dispersed white light is made to fall on a white screen, अगर इसको white screen पे गिराएंगे तो इस टाइप का पैटर्न बनेगा। और दिस कलर्ड बैंड ऑफ कॉल्ड, क्या इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे इस बैंड को। ठीक है, स्पेक्ट्रम में टोटल कितने रंग होंगे, 7 रंग होंगे। जैसे लिखते हैं ना, नीचे तो हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं हिंदी में इसको अगर लिखोगे ना, बैगनी सबसे पहले, नीला, आसमानी, हरा, ग्रीन हो गया ना, एक ग्रीन के बाद पीला, ऑरेंज, नारंगी इसको लिखना, और लास्ट में लाल। क्या बन गया, बैनिया पिनाला। बैनिया पिनाला इसको हिंदी में बोलते हैं बैनिया पिनाला। तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, हिंदी में भी याद रख सकते हो अब उसके बाद है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा, और भी आगे कुछ कुछ दिया हुआ है, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है व्हाइट कलर, यहाँ पर जाकर के 7 पार्ट में बट गया था। अब यहाँ पर अगर प्रिज्म को उल्टा करके रख देंगे ना तो सातों फिर से मिलकर क्या होगा, एक कलर बन जाएगा, व्हाइट कलर बन जाएगा। मतलब 7 रंग मिला करके वापस से हम लोग एक रंग बना सकते हैं। उसके बाद है रिफ्रैक्शन इन नेचर। नेचर में रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ पर होते हुए दिखाई देता है, तो देख लो। सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, सबसे पहले वही दे दिया है, रेनबो कैसे बनता है, इंद्रधनुष वाला रंग। उसमें देखना तो सबसे ऊपर कौन सा कलर रहता है, रेड रहता है सबसे ऊपर, है ना। यहाँ पर देखो रेड सबसे ऊपर है, फिर वायलेट सबसे नीचे है। 2-3 कलर 4 कलर तो दिखता ही है, सारा दिखता कहाँ है, 3-4 कलर दिखता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, पतला पतला बैंड रहता है। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग, एक क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो उसी को बोलते हैं ना, 7 रंग का जो मिल रहा है हम लोग को बना हुआ। इन द स्काई, आकाश में बनता है कब, जब बारिश के टाइम में, बारिश के टाइम में सन उगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तब वो दिखाई देता है। इट इज कॉल्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट रहता है ना, उसकी वजह से ये फॉर्म होता है, ड्रॉपलेट है तुम्हारा। A rainbow is always formed in direction opposite to that of sun. एक सूरज के डायरेक्शन के हमेशा उल्टा बनेगा, सन इधर है तो रेनबो उधर बनेगा, तभी तो उधर से लाइट आएगा, रेनबो से क्रॉस करेगा तब तो, मतलब वाटर से क्रॉस करेगा तब तो 7 रंग में बटेगा वो। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल फ्रिज, यहाँ पर जो छोटा ड्रॉपलेट है वो किस तरह से काम करता है, फ्रिज की भांति काम करता है। दे रिफ्रैक्ट एंड इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन when it comes out of the raindrop। यहाँ पर देखो रेनबो वाला में रिफ्रैक्शन कितना बार हो रहा है, पहला तो यहाँ से लाइट आया, उसके बाद पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर एक बार इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है अंदर ही अंदर, और उसके बाद फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, उसके बाद बाहर निकल रहा है।
टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ये चीज और कहाँ पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन? डायमंड के अंदर होता है, इसलिए डायमंड बहुत चमकता है। डायमंड में एक बार घुस गया ना लाइट बाहर, तो उसके लिए निकल पाना मुश्किल होता है। फिर यहाँ से इस तरह से कटिंग किया हुआ रहता है ना, यहाँ से जाएगा रिफ्रैक्ट होकर फिर यहाँ भागेगा, फिर यहाँ से यहाँ भागेगा, ऐसे करके घूमते रह जाता है अंदर, इसलिए वो चमकने लगता है पूरा। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। द रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, पहले एक तो अंदर ही अंदर रिफ्रैक्शन होगा, अंदर में हो गया ये, और उसके बाद एक बाहर में हुआ यहाँ पर। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर साइड। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या? रिफ्रैक्शन में लाइट अंदर क्रॉस कर जाता है, घुस जाता है ना। जैसे रिफ्रैक्शन यही करे थे ना, रिफ्रैक्शन ए था, लाइट जैसे यहाँ से टकराया ना, टकराने के बाद अंदर घुस गया, थोड़ा सा मुड़ा नॉर्मल की तरफ और अंदर घुस गया। और रिफ्लेक्शन क्या था? ए रिफ्रैक्शन है, याद रखना, ए रिफ्रैक्शन है। और रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्शन में लाइट आता है और ऊपर निकल जाता है, उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दूसरा एक मीडियम से दूसरा मीडियम में घुस गया, यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखो उसी मीडियम में है, ये रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ये रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर फिर देखो मीडियम को क्रॉस कर गया, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, मतलब दो रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जरिए फाइनली एक क्या होता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है और तुम्हारा ये बनता है, इंद्रधनुष बनता है। एक तो हम लोग देखें रिफ्रैक्शन नेचर में कहाँ पर हो रहा है, तो एक फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, उसका एग्जांपल लिखेंगे। अगर कोई पूछता है एग्जाम में, अगर आता है कि नेचर में होने वाले रिफ्रैक्शन को दिखाओ, तो एक हम लोग इंद्रधनुष वाला दिखाएंगे, और दूसरा एक तो तारा टिमटिमाता है उसको दिखाएंगे, वो क्यों टिमटिमाता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बी में यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें क्या हम लोग को बोला है, इसको समझते हैं। When you observe the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator, क्या लिख रहा है? We can observe the apparent random wavering or flickering of object। बोल रहा है ना कि जब कोई गर्म चीज जलते, आग जलते रहता है ना, तो उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर से वाला ऑब्जेक्ट देखोगे ना, तो थोड़ा सा हिलते नजर आता है ना, तो वो सारा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। थ्रू ए टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा जहाँ पर है ना, उसके उस तरफ वाला सब कुछ थोड़ा सा हिलता हिलता नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? वही रिफ्रैक्शन की ही वजह से होता है। द एयर जस्ट एबव द फायर बिकम हॉटर देन द एयर फर्दर अप। जब एयर जस्ट एबव द फायर, मतलब आग के ऊपर वाला जो एयर है ना, वो क्या होता है? गर्म होता है, और उसके ऊपर क्या होता है? ठंडा एयर होता है। तो ठंडा एयर नीचे और गर्म एयर ऊपर, बार बार आते जाते रहता है। द हॉटर एयर इज लाइटर, गर्म वाला हवा क्या होता है? ठंडा होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? सॉरी, नीचे वाला क्या होता है? गर्म होता है, ऊपर वाला क्या होता है? ठंडा होता है। एंड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। और जो गर्म हवा है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? थोड़ा कम होगा। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एयर आर नॉट स्टेशनरी, तो ये जो एयर है उसका फिजिकल कंडीशन मतलब बार बार चेंज हो रहा है, मतलब एयर वहां पर तो बार बार सर्कुलेट कर रहा है ना, तो सर्कुलेट कर रहा है तो वो बार बार जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है, डेंसर कभी रेयर, कभी डेंसर कभी रेयर, ऐसे करके हो रहा है। द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द फ्लक्चुएट, तो ऐसा होने से मतलब मीडियम बार बार चेंज होने से, जब उधर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, उधर का ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रहा है? मान लो कि यहाँ पर आग जल रहा है, यहाँ पर बार बार मीडियम चेंज हो रहा है, हम लोग उस तरफ का देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है ना, तब उसको हम देख पा रहे हैं। लेकिन बार बार जब मीडियम चेंज होता रहेगा तो लाइट वहां से आएगा, आने के बाद इस मीडियम में जैसे इंटर करेगा ना, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, या तो ऊपर हो जाएगा या फिर नीचे हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर लाइट, यहाँ से लाइट आ रहा है, ब्लड दिखेगा, हिलता हुआ नजर आएगा, ब्लड तो दिखेगा ही, हिलता हुआ नजर आएगा वो, क्योंकि देखो हम एक चीज बता रहे हैं, जैसे ए लाइट, ए ऑब्जेक्ट है, आ जाओ बैठो, देखो एक ए ऑब्जेक्ट है, इसको हम एक सिंपल डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर दिखेगा। बाद में कोई यहाँ पर बीच में आकर के प्रिज्म डाल दिया, तो ए लाइट अब थोड़ा सा डेंसर मीडियम में गया तो इस तरह से मुड़ेगा, और फिर एक ही डेंसर मीडियम सिर्फ डालो, या फिर चलो यहाँ इसके बाद फिर ए लाइट बाहर निकलेगा तो फिर से रेयर मीडियम में, ऐसा करते हैं, एक डेंसर मीडियम ही रहने देते हैं, रेयर मीडियम एक और नहीं डालते हैं। चलो ये अब डेंसर मीडियम हो गया, यहाँ पर हम लोग मान लो खड़े हैं, यहाँ से लाइट आया,
ए थोड़ा सा नॉर्मल की ओर मुड़ गया, ए मान लो नॉर्मल होगा ना, ये थोड़ा नॉर्मल की ओर मुड़ा। तो अब जब हम लोग इसको देखेंगे ना इसी लाइट को, तो ए यहाँ पर दिखाई देगा, ये इसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना तो यहाँ से आता, यहाँ पर दिखाई देगा, लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं यहाँ पर है। समझ में आया क्या होता है? एक हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, अब अचानक से कोई आकर के एक मीडियम दूसरा डाल दिया, यहाँ पर डेंसर मीडियम डाल दिया, तो वो जो सीधा लाइट आ रहा था ना वो अब थोड़ा सा नॉर्मल की ओर मुड़ गया, नॉर्मल की ओर मुड़ गया, तो वो अपेरेंट यहाँ पर वर्चुअली दिखाई देगा, लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो जैसे ये हटाएगा फिर से यहीं पर दिखाई देगा। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा ना, रेयर डेंसर है, बार बार हिलता नजर आएगा। तो यही चीज तारा के साथ भी होता है, जब हम लोग स्टार को देखते हैं ना तो बार बार मीडियम बहुत हो जाता है ना, बहुत ऊपर से नीचे तक बहुत हाइट हो जाता है, तो बीच में इतना सारा मीडियम मतलब वेरिएशन होते रहता है ना, हवा आते जाते रहता है, तो बार बार जो उसका मीडियम है ना चेंज होते रहता है। तो वही स्टार जो एक ही जगह है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे करके मूव होते रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। अगर आग जल रहा है ना और आग जल रहा है उसके दूसरा तरफ हम लोग देख रहे हैं, तो आग जलने से क्या हो रहा है कि वहां पर ऊपर का जो हिस्सा है वो गर्म एयर है और ऊपर ठंडा एयर है, तो बार बार ऊपर से ठंडा एयर आ रहा है और गर्म एयर ऊपर जा रहा है, तो बार बार ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो आपके दूसरा तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो सारा हल्का हिलता हुआ नजर आता है। वही चीज यहाँ पर समझा रहा है। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, और ने स्मॉल स्केल, तो ये लोकल इन्वायरमेंट में स्मॉल स्केल पर हो गया, और तारा जो हो गया वो लार्ज स्केल पर हो गया। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ए सिमिलर फिनोमिनन ऑन मच लार्जर स्केल। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का ये हम लोग देख रहे थे, रिफ्रैक्शन का जो रिफ्रैक्शन की वजह से घटने वाले दो घटना जो कि नेचर में अपने आप घटता है, तो एक हम लोग देखे रेनबो वाला, ठीक है, रेनबो वाला बताए इससे पीछे, और एक हम लोग देखे ये जो आग वाला और वो तारा वाला। तो ये दोनों का दोनों क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। रिफ्रैक्शन बता रहे थे, चलो इतना समझ में आ गया। हालांकि इसी का फिर नीचे दे दिया है और डिटेल में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हालांकि बता चुके हैं इसमें हम, नीचे वही चीज लिखा होगा। The twinkling of a star is due to the atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the Earth's atmosphere undergo refraction continuously before it reaches the Earth. तो वही स्टार से जब लाइट हम लोग तक पहुंचता है ना, तो बीच में बहुत सारा उसको मीडियम मिल जाता है, चेंज होता हुआ मीडियम। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर इन मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग, और बीच का जो है वो सारा हमेशा चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। सिंस द स्टार वेरी डिस्टेंस, बहुत दूर है, और एज द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेयरिंग स्लाइटली। वही चीज है, तारे टिमटिमाने का जो लिखोगे ना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसमें यही लिखना है कि बीच में हमारा और तारे के बीच का जो डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा है, बीच में जो मीडियम है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, रेयर डेंसर। इससे जो लाइट होता है ना वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने की वजह से तारे अपना जो पोजीशन है ना हमेशा चेंज करते रहते हैं, मतलब लगता है कि वो चेंज कर रहे हैं पोजीशन अपना। उसके बाद है व्हाई डोंट प्लैनेट ट्विंकल, बता सकते हो प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? प्लैनेट दिखता है नीचे से, उनको लगता है मंगल हमेशा दिखाई देते रहता है। सबसे पहला तारा जो दिखाई देता है दिन में वो शायद मंगल या शुक्र कोई होता है, सबसे ब्राइटेस्ट कोई होगा, एक बार तुम देख लेना, ठीक है, वो दिखाई देता है इस इधर इस पोजीशन पे दिखाई देगा वो एक तारा सबसे पहले जो आता है, तो वो प्लैनेट ही होता है, पर वो टिमटिमाता नहीं है। क्यों नहीं टिमटिमाता है? नहीं, लाइट तो आ ही रहा है उससे, हम अगर वो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब लाइट तो वहां से आ ही रहा है, भले वो उसका अपना लाइट नहीं है, दूसरा का ही लाइट है, पर आ तो रहा है। वेनस है, मोबाइल में देखा, तो वही है जो है सबसे ब्राइटेस्ट। और सबसे ब्राइटेस्ट शायद अच्छी प्लैनेट है वो, सबसे चमकीला ग्रह है वो। तो और देखो उसको ना टिमटिमाने के पीछे रीजन है वो बहुत नजदीक है, तारा मंगल ग्रह उतना दिखाई नहीं देगा मीडियम का, तो मीडियम बार बार चेंज हो रहा था, वो उतना फास्ट चेंज नहीं होता है, उतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए जो प्लैनेट होते हैं ना वो तुमको टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देगा। वही चीज यहाँ पर दे रखा है, द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, रीजन यही लिखोगे, एंड आर thus seen as extended source. If we consider a planet as a collection of large number of point-sized source of light, the total variation in the amount of light entering our eye, ये बोल रहा है कि अगर छोटा छोटा पॉइंट मान के चलोगे ना इसका मतलब प्लैनेट का, तो वो सारा का जो कुल मिलाकर के ए रहेगा ना इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और वो जहां था वैसे ही दिखाई देगा। तुम लोग सिंपल रीजन यही लिखना कि बहुत क्लोज है और इसके बीच का जो मीडियम है ना उतना ज्यादा चेंज होता नहीं है, उतना ज्यादा वेरिएशन दिखाई पड़ता, वेरिएशन उतना ज्यादा होता नहीं, इसलिए रिफ्रैक्शन भी उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का स्टार के केस में होता है।
उसके बाद आ जाओ एडवांटेज ऑफ सनसेट एंड सनराइज। इसमें क्या एडवांटेज मिलता है? एडवांस लिखा है, एडवांस सनराइज एंड डिले सन। वो मतलब कि सनराइज हो रहा है तो पहले दिख जा रहा है, सनसेट हो रहा है तो बाद में दिख रहा है। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि सूर्य उगने से पहले ही हम लोग को दिखाई देना शुरू हो जाता है, 2 मिनट का डिफरेंस होता है। 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है, और डूब जाता है उसके बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं देखो, इसके पीछे मीडियम चेंज होने में टाइम लगता है, मीडियम चेंज कर रहा है ना, तो उसमें वो होता है। देखो, हम लोग तो यहाँ पर है, इस अर्थ पर हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ से हम लोग देखेंगे, और ये रहा मीडियम, और मान लो कि यहाँ से हम लोग यहाँ तक, यहाँ पर सन आ गया, तो अब तो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से लाइट जाता है इस पर, ठीक है, और इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। अब ये लाइट क्या होगा? रेयर मीडियम था यहाँ पर, ये हो गया डेंसर मीडियम। लाइट क्या होगा? नॉर्मल की तरफ भागेगा, है ना, यहाँ से ऐसे भागेगा ऐसे, और ये जो सन है ना, यहाँ पर दिखाई देगा। ये एडवांटेज हो गया वर्चुअल। समझ में आया ठीक से? सिंपल, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, अर्थ के नीचे जो मीडियम होता है वो डेंसर होता है। ये लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर कर रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, नॉर्मल की तरफ मुड़ करके ये हमारे आई तक पहुंचता है। अब हम लोग को यही चीज वर्चुअली यहाँ पर दिखाई देता है, इस तरह से होता है। नोट करने की जरूरत तो नहीं है, नोट तो तुम लोग अब कर लोगे यूट्यूब से भी ना, क्योंकि अब तो वीडियो तो अपलोड कर ही देते हैं। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन। मतलब एक्चुअली इस लाइन को जब क्रॉस कर जाता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि सनराइज हो गया। फिगर शो द एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन। हॉरिजॉन के रेस्पेक्ट में ये वाला अपेरेंट है या ये वाला एक्चुअल दिखाया है ना। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बता रहा है, उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा है, तुम लोग लिखोगे तो वही लिखोगे, और हम जो फिगर बनाए वो वाला फिगर ड्रॉ करोगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें शायद आगे लिखा होगा, अभी तक तो सिर्फ बात बना रहा है कि 2 मिनट तक दिखाई देता है। उसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सन वाला में लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहाँ पर बस यही लिखना है कि जब हम लोग सन को दिखते हैं तो डूब जाने के बाद क्या होता है, उससे आता है, आने के बाद वो डेंसर मीडियम में इंटर कर जाता है। डेंसर मीडियम में इंटर करने के बाद उसका जो लाइट है ना, नॉर्मल की तरफ मूव करता है, नॉर्मल की तरफ मूव करके हमारे आँख तक पहुंचता है, और जब उस लाइट को हम लोग बढ़ाते हैं तो वर्चुअली वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। बस उतना ही लिखना है और वो फिगर बना देना है। उसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The interplay of light with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature। मोटा कि लाइट का बहुत सारा फेनोमिनन हम लोग को देखने को मिल जाता है। The blue color of the sky, a color of water in, एक ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी एक चीज है। स्कैटरिंग लाइट दूसरा चीज है, ठीक है, रिफ्रैक्शन से अलग है। एग्जाम में पूछता है कौन सा घटना रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है और कौन सा घटना स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है। तो स्टार वाला में तो रिफ्रैक्शन लिखोगे, सनसेट सनराइज वाला में रिफ्रैक्शन लिखोगे, इंद्रधनुष वाला वहां भी रिफ्रैक्शन लिखोगे। लेकिन जब स्काई का कलर पूछेगा ना कि ये ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? लाइट का बिखर जाना। तो वहां पर होता क्या है, ब्लू क्यों दिखाई देता है? देखो, ब्लू का कम होता है, कम होता है, कम होता है। रेड का तो स्टार्टिंग में था कि बहुत ज्यादा वेवलेंथ होता है, तो पूरा जंप करके एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है, हम लोग तक पहुंच जाता है। उसको जो छोटा पार्टिकल है ना, वो कैच ही नहीं कर पाता है। एक्चुअली देखो, ये जो है ना, रेड 7 रंग निकल रहा है सन से, ठीक है। अब बहुत सारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है, ठीक है। अब इसका जो वेवलेंथ है ना रेड वाला का, वो बहुत ज्यादा है, वो पार्टिकल को जंप करके और बाहर निकल जाता है और डायरेक्ट हम लोग के आई तक पहुंच जाता है। कोई भी कलर हम लोग को तभी दिखाई देगा ना जब वो किसी पार्टिकल पर पड़ेगा, पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर हम लोग के आंख तक। जैसे पीला क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ से जा रहा है, पीला उस दीवार पर पड़ रहा है, दीवार से रिफ्लेक्ट होकर वो पीला कलर हमारे आंख तक पहुंच रहा है ना। तो कोई भी चीज तभी दिखाई देगा ना जब वहां से लाइट पड़ेगा उस पर, वहां से रिफ्लेक्ट होगा। अब ये पार्टिकल पर जा ही नहीं रहा है, पार्टिकल को जंप कर करके निकल जा रहा है। लेकिन जब छोटा वाला वेवलेंथ वाला जब जाएगा ना, इतना सारा पार्टिकल को कितना, मतलब कोई ना कोई पार्टिकल मतलब इसके रास्ते में आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारा पार्टिकल है, इसके रास्ते में बहुत सारा पार्टिकल आएगा। तो बहुत सारा पार्टिकल जब आएगा ना, तो वो सारा नीला रंग रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के हम लोग के आंख तक आएगा। तो इसलिए जो नीला रंग है ना, वो हम लोग को दिखाई दे जाता है। तो सिंपल, नीला रंग के दिखाई होने का वजह क्या है? उसका वेवलेंथ का कम होना, पार्टिकल से टकराना और टकरा करके हमारे आंख तक पहुंचना। अब एक बार पढ़ लो इसमें क्या लिखा है।
यहाँ पर लिखा है द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, हाउएवर इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ये तो बिल्कुल डिफरेंट लिखा है, कुछ दूसरा चीज लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है आगे एक्सप्लेन किया होगा। यहाँ पर सिंपल बोल रहा है स्कैटरिंग है क्या, तो स्कैटरिंग की वजह से क्या क्या दिखाई देता है। स्कैटरिंग की वजह से यहाँ पर बोला है कि एक तो कलर ऑफ वाटर, कलर ऑफ स्काई, और क्या क्या, रेडिनिंग ऑफ सन और सनराइज, सूर्य का लाल रंग दिखना ना। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया है नीचे, व्हाई कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, है ना। इसमें अब सबसे पहले टिंडल इफेक्ट दिखाया है। टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग का ही एक पार्ट है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल है, उनका साइज अलग अलग है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है ना। एक होमोजीनियस होता है जो बिल्कुल मिक्स हो जाना, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब सब अलग अलग रहना। होमोजीनियस हमको लग रहा है कि दूध मिल्क होता है होमोजीनियस, और हेट्रोजीनियस से बात करोगे ना तो मिट्टी वगैरह घोल दो ना तो उसका कुछ कुछ पार्टिकल दिखाई देते रहता है। सैंडिंग वाटर जो भी, जिसमें थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल रहता है ना, हाँ वो दिखते रहता है, तो उसी को हेट्रोजीनियस बोलेंगे। तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। दीज पार्टिकल इंक्लूड स्मॉग। स्मॉग देखो एक तो है जिसमें बहुत सारा पार्टिकल है, बिल्कुल दिखाई देते रहता है वो। टीनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटा छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट है वो। सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, डस्ट हो गया जो कि एटमॉस्फेयर में होता है। मॉलिक्यूल ऑफ एयर, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल, इन छोटे पार्टिकल से जब लाइट टकराता है, द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। तो वो जो पाथ है ना बीम का, वो दिखाई देने लगता है। वो देखिए ना कैसे, मतलब लाइट किसी चीज से इंटर करता है तो पाथ दिखाई देता है ना। पतला, हाँ विंडो पतला हॉल से कहीं से भी लाइट पास होगा ना तो रे दिखाई देता है, तो रे उस पार्टिकल की वजह से ही दिखाई देता है जो छोटा छोटा एटमॉस्फेयर में है। The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. इस पार्टिकल से, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक पड़ता है और वो सारा दिखाई देता है। The phenomenon of scattering of light by the colloidal particle, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, लाइट कोलाइडल पार्टिकल से टकरा करके हमारे आँख तक पहुंचता है। This phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enter a smoke filled room. मतलब धुआं वाला कमरा में अगर कोई सनलाइट या फिर कोई भी लाइट इंटर करता है तो वो सारा हम लोग को दिख जाता है। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू ए कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। मतलब जंगल वाला जो पतला पतला रास्ता होता है ना, मतलब जंगल में क्या होगा, ऊपर तो बहुत सारा पेड़ होगा, पत्ता, हाँ पत्ता के बीच में जो गैप होता है ना थोड़ा सा, उससे लाइट पास कर जाता है। Here teeny water droplet in the mist scattered light. The color of the scattered light depend on the size of the scattering particle. जो पार्टिकल है उसके साइज पर डिपेंड करता है कि कलर कैसा दिखाई देगा। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल रहेगा तो वो किस लाइट को स्कैटर करेगा, ब्लू को। पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट, व्हाइल पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज स्कैटर्ड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। बड़ा साइज रहेगा तो वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करेगा। If the size of the scattering particle is large enough, then the scattered light may be even appear white. अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो फिर वो white दिखने लगेगा। अब यहाँ पर दिया है कि while the color, अब यहाँ पर तो एक्सप्लेन कर दिए। अब एक बार तुम लोग कोई बोल सकते हो क्यों दिखाई दे रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों है? क्या, किस आकाश का? वेवलेंथ छोटा होता है और वेवलेंथ के मुकाबले वो छोटा होता है, इसलिए हाँ ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, इसलिए वो फाइन जो छोटे पार्टिकल है उस पर टकराते हैं, हमारे आँख तक ब्लू पहुंच जाता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, these are more effective in scattering light of shorter wavelength. The molecule of the air and other fine particle in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visual light. इसका जो वेवलेंथ है वो काफी छोटा है, मतलब जो पार्टिकल है ना एटमॉस्फेयर में वो उसका साइज बहुत छोटा है। These are more effective in scattering light of shorter wavelength. तो ये सारे छोटा साइज है ना, तो छोटे वेवलेंथ वाले को ही ये लोग स्कैटर करेंगे। The red light has a wavelength about 1.8 times greater than blue. ब्लू से 2 गुना लगभग बड़ा है रेड लाइट, तो रेड लाइट वाला को तो ये दिखा नहीं पाएगा। Thus when sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in air scatter the blue color. ब्लू कलर को ही स्कैटर कर पाता है। हाँ रेड वाला निकल जाएगा। उसके बाद ये कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। इसमें क्या होता है, सनसेट और सनराइज स्टार्टिंग में ही बता दिए। लाल क्यों दिखाई देता है, वेवलेंथ बड़ा, मतलब शाम के टाइम में तो बहुत दूर हो जाता है ना सूरज, बहुत दूर हो जाने से बाकी लाइट नहीं पहुंच पाता है। इसका जो वेवलेंथ होता है रेड का बहुत बड़ा होता है। The sky and sun at sunset and sunrise appear red near the horizon. Much of the blue light
एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। छोटा वेवलेंथ पार्टिकल के बीच ही फंसा रह जाता है, इधर उधर पूरा बिखर जाता है। देयरफॉर द लाइट दैट रीचेज आउट, जो बड़ा वाला होता है ना वो हमारे आँख तक पहुंच पाता है। सुनिए ना क्या लिखना है, जो छोटे वेवलेंथ वाले होते हैं वो रास्ते में स्कैटर होकर के खत्म हो जाते हैं, और डिस्टेंस ज्यादा है तो जिसका वेवलेंथ बड़ा है वो हमारे आँख तक पहुंच जाता है। यहाँ पर दोपहर के टाइम में उजला दिखाई देता है क्योंकि ये नजदीक होता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्ट ऑफ विजन, नियर साइटेडनेस ऑल्सो नोन एज। फर्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड मायोपिया, थर्ड प्रेसबायोपिया, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो नियर साइटेडनेस जो होता है इसे हम लोग दूसरे नामों से जानते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। ठीक है, ये एक प्रकार का आई डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो इमेज होता है ऑब्जेक्ट का वो रेटिना से पहले बन जाता है, ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियर नहीं दिख पाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नज़दीक के वस्तु या ऑब्जेक्ट होते हैं उसे आँख जो होता है आसानी से देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को आँख आसानी से नहीं देख पाता है। नियर साइटेडनेस को दूर करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो जाकर रेटिना पर बनता है। ठीक है, जिसे हम आसानी से देख पाते हैं। जो नॉर्मल आइज होती है जिसमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उसका इमेज रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नियर साइटेडनेस जो ऑल्सो नोन है मायोपिया, यहाँ पर अगर शॉर्ट साइटेडनेस होता तो वो भी आंसर होता है, यहाँ पर गिवन है मायोपिया तो आंसर होगा मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ आई डज नॉट रिड्यूस लेस देन अ सर्टेन लिमिट, मीन्स मोर देन नॉर्मल आई नियर पॉइंट इज नोन एज। बोला जो फोकल लेंथ है आई का वो मोर देन है नॉर्मल आइज नियर पॉइंट। जैसे मान लीजिए नॉर्मल आइज का फोकल लेंथ कुछ और है, ठीक है, तो उससे अगर ज़्यादा है फोकल लेंथ तो उस प्रकार के डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इज नोन एज फर्स्ट ऑप्शन गिवन है मायोपिया, सेकेंड हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड है नियर साइटेडनेस, फोर्थ है बोथ ए एंड सी। तो हम लोग जानते हैं मायोपिया और नियर साइटेडनेस दोनों ही एक ही है। तो यहाँ पर जो अगर हमारा जो फोकल लेंथ है वो मोर देन होगा नॉर्मल आइज के फोकल लेंथ से, तो हम उसे बोलते हैं, उस प्रकार के डिसऑर्डर को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो देखता है आँख, उसका जो इमेज होता है वो रेटिना के बाहर बन जाता है। मान लीजिए यहाँ रेटिना है तो यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है इमेज। तो इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं आँख में उसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसको दूर करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस इस प्रकार का होता है। ठीक है, और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो इस प्रकार का होता है। जब मायोपिया दोष होता है तो इस प्रकार के लेंस का यूज हम लोग करते हैं। अगर हाइपरमेट्रोपिया का दोष होता है तो हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द फोकल लेंथ ऑफ आई डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, सेकेंड फार साइटेडनेस, थर्ड बोथ ए एंड बी, फोर्थ मायोपिया। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल जो आई होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो हम कंसीडर करते हैं इन्फानाइट। ठीक है, लेकिन मायोपिया जो होता है उसमें फोकल लेंथ जो होता है वो इंक्रीज नहीं करता है बियॉन्ड अ लिमिट, एक लिमिट के बाद वो इंक्रीज नहीं करता है फोकल लेंथ। इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं उसे हम कहते हैं मायोपिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट इंटर इन आवर आइज थ्रू, फर्स्ट ऑप्शन है प्यूपिल, थर्ड सेकेंड आइरिस, थर्ड कॉर्निया, फोर्थ रेटिना। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो लाइट है वो हमारे आँख में किसके द्वारा इंटर करता है, तो ये हमारा होगा आंसर प्यूपिल। तो प्यूपिल जो होता है आँख का सबसे स्मॉल जो ब्लैक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है आइरिस और जस्ट पीछे होता है लेंस। ठीक है, यहाँ पर जो गिवन है वो हमारा रेटिना है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो हमारा रेटिना है। ठीक है, तो रेटिना पे अगर हमारा इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हम बोलते हैं कि मेरा जो आँख है वो नॉर्मल है, इसमें कोई भी आई डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर मेरा इमेज जो है रेटिना से पहले या बाद में बनता है तो हम कहते हैं कि हम आई डिसऑर्डर के शिकार हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्यूपिल। हम लाइट जो है वो आँख में प्यूपिल के द्वारा इंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंस इन आवर आईज इज, जो लेंस हमारे आँख में होता है, जो नेचुरल लेंस होता है वो कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है कन्वेक्स, सेकेंड है कनकेव, थर्ड है प्लेनो कनकेव, फोर्थ है प्लेनो कन्वेक्स। हमारे आँख में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, मीन्स इस प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है द आई लेंस इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है द आइज लेंस बिकम थिन, थर्ड है द आइज लेंस बिकम थिक, फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो किस रीजन की वजह से होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया होने पर क्या होता है कि जो हमारा फोकल लेंथ है आई का वो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, टू लॉन्ग फोकल लेंथ हो जाता है। सेकेंड होता है द आइज बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, जो आई का बॉल है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है, फोकल लेंथ जो होता है बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। तो जिसके वजह से जब हमारा आइज का बॉल जो है बहुत ही स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो आई लेंस है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेस बायोपिया? ठीक है, बोला क्या कारण है प्रेस बायोपिया होने का? पहला ऑप्शन दिया है थिकनेस ऑफ आई लेंस, आई लेंस के थिकनेस की वजह से प्रेस बायोपिया होता है। सेकंड है थिन आई लेंस होने की वजह से होता है। तो हमने जाना कि थिन आई लेंस होने पर हमको हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, प्रेस बायोपिया नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है ए एंड बी, मतलब बोथ ए एंड बी, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हमें ए और बी में पता करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेस बायोपिया होता है कैसे। तो ये प्रेस बायोपिया जो होता है वो एक प्रकार नेचुरल पार्ट है हमारे आइज का, जिसे हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ये एज के कारण होता है, ज़्यादा एज हो जाने के बाद हमारे आँख में ये प्रेस बायोपिया हो जाता है। ठीक है, ये कोई डिजीज़ नहीं है ये, और इसे हम रोक भी नहीं सकते। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया में होता क्या है? तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जो क्रिस्टलिन जो लेंस होता है हमारे आँख का, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि तो जो चेंजेज होता है शेप में क्रिस्टल लेंस का, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसे देखने में हमें बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, तो ये जो होता है प्रेस बायोपिया ये एक क्लियरी मसल की वजह से होता है। जो क्लियरी मसल होता है हमारे आँख में वो वीक हो जाता है, कमज़ोर होने की वजह से प्रेस बायोपिया होता है। ठीक है, तो क्लियरी मसल क्या करता है? क्लियरी मसल जो होता है द क्लियरी मसल इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आइज दैट कंट्रीब्यूट टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू व्यू ऑब्जेक्ट क्लियरली एट वेरिंग डिस्टेंस वेरी होने पर भी वो क्लियरली ऑब्जेक्ट को दिखा देता है। ठीक है, और क्लियरी मसल के कमज़ोर होने की वजह से प्रेस बायोपिया होता है आँख में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजुअल लाइट हैविंग हाईएस्ट वेवलेंथ इज, फर्स्ट ऑप्शन है रेड, सेकेंड है वायलेट, थर्ड है ग्रीन, फोर्थ है इंडिगो। जो हमारा विजुअल कलर होता है शॉर्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ जो होता है वायलेट होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, देन रेड होता है। ठीक है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो विजुअल होता है वायलेट लाइट। ठीक है, वायलेट लाइट विजुअल होता है। ठीक है, और इंफ्रा रेड रेडिएशन का जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है वो होता है रेड लाइट। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि व्हाइट जो लाइट होता है वो मिक्सचर होता है सभी विजुअल स्पेक्ट्रम का। ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम के कलर का मिक्सचर होता है। तो वायलेट होता है उसका जो वो एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो 380 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, और रेड जो होता है हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एट अराउंड 700 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है वो है द विजुअल लाइट हैविंग हाईएस्ट वेवलेंथ इज, तो हाईएस्ट वेवलेंथ क्या होगा? रेड, और शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ है वो क्या है? वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजुअल लाइट हैविंग लोवेस्ट वेवलेंथ, तो लोवेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? वायलेट का, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन सरफेस, सेकंड है एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, थर्ड है कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फोर्थ है नन ऑफ दिस। लाइट जो होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो किसी भी सरफेस पे हो सकता है, या तो वो सरफेस हमारा जो है वो फ्लैट सरफेस हो या फिर कर्व सरफेस। यही वजह है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वैलिड होता है फॉर एनी ऑल सरफेस, किसी भी प्रकार के सरफेस पे वो वैलिड होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वैलिड होता है प्लेन सरफेस पे भी, जो ऑप्शन 1 में गिवन है। सेकंड गिवन है एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। थर्ड गिवन है कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वैलिड होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन गिवन नन ऑफ दिस, यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हुआ, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वह वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, फर्स्ट है ऑलवेज इरेक्ट, सेकेंड ऑलवेज वर्चुअल,
फोर्थ, सॉरी थर्ड ऑफ सेम साइज, फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। तो प्लेन मिरर होता है, उसमें जो इमेज जो फॉर्म्ड होता है वो इरेक्ट भी होता है, वर्चुअल भी होता है, ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनता है वो सेम ही साइज का बनता है, जो ऑब्जेक्ट के जस्ट कॉपी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है वो तीनों ही करेक्ट है, क्योंकि जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो इरेक्ट भी होता है, वर्चुअल भी होता है और सेम साइज का भी होता है। वर्चुअल इज नथिंग बट जो हमारा इमेज जो बन रहा है प्लेन मिरर पे वो बिल्कुल कॉपी होता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज। फर्स्ट ऑप्शन है वर्चुअल पॉइंट, सेकेंड रियल पॉइंट, थर्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, फोर्थ एट पोल ऑफ मिरर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो एक प्रकार का कर्व मिरर है, ठीक है। तो कर्व मिरर के अंदर कौन कौन से आते हैं, कहते हैं कन्वेक्स मिरर, एक होता है डाइवर्जेंस मिरर और एक है फिश आइज मिरर। ये सभी हमारे कर्व मिरर हैं। अगर लाइट जहाँ से आ रहा है उस जगह पे जो रिफ्लेक्शन जो सरफेस होता है, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो उभरा हुआ होता है टुवार्ड्स द लाइट सोर्स, ठीक है। जो कन्वेक्स मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को बाहर की ओर। ये जो मिरर होता है हमेशा जो फॉर्म करता है, जो इमेज फॉर्म करता है वो हमारा होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। हमेशा जो इमेज ये फॉर्म करता है कन्वेक्स मिरर वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। जिसके वजह से हमारा जो फोकल पॉइंट होता है उसे हम एफ कहते हैं और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसे हम बोलते हैं 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f बोलते हैं और फोकल लेंथ को हम लोग f से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो हमारा फोकल लेंथ है उसको f से डिनोट करते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2f से डिनोट करते हैं। जहाँ से हम लोग लाइट देते हैं वहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो उभरा हुआ होता है लाइट के डायरेक्शन की ओर, ठीक है। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो हमारा इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक करते हैं मिरर के तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। सॉरी, इमेज का जो साइज है वो बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर से जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है, मीन्स हमारा कॉपी होता है बिल्कुल ऑब्जेक्ट का। साइज होता है इमेज का वो स्मॉलर होता है देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो पॉइंट हो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज। फोकस जो होता है कन्वेक्स मिरर को उसको किस नामों से जानते हैं, तो जो फोकस होता है उसे हम वर्चुअल पॉइंट के नाम से जानते हैं। और जो हमारा फोकस जो होता है कन्वेक्स मिरर में वो पीछे बनता है बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर के पीछे बनता है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्चुअल पॉइंट, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is diverging mirror? First option है the plane mirror, second concave mirror, third convex mirror, fourth can be concave and convex mirror। तो जो डाइवर्जिंग मिरर जो होता है उसे हम दूसरे नामों से जानते हैं, कन्वेक्स मिरर के नाम से भी जानते हैं। डाइवर्जेंट मिरर इज ऑल्सो नोन है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो हम लोग किसी सोर्स से जब लाइट हम देते हैं एनालाइज करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट एंड डाइवर्ज होता है, रिफ्लेक्ट और डाइवर्ज होता है, जिसके वजह से हम इस मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होगा, ए कन्वेक्स मिरर। अब सवाल उठता है कि डाइवर्जिंग मिरर को हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉन्केव मिरर होता है उसे कौन सा मिरर कहते हैं, तो कॉन्केव जो मिरर होता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है जो पैरेलल लाइट बीम जो होता है जो फॉल करता है मिरर पर वो क्या होता है रिफ्लेक्ट और कन्वर्ज होता है एट अ पॉइंट से रिफ्लेक्ट होता है और कन्वर्ज होता है, जिसके वजह से हम बोलते हैं कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो याद रहेगा कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज प्लेस्ड एट। कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा। पहला ऑप्शन गिवन है फोकल लेंथ पर, सेकेंड है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, थर्ड है बिटवीन पोल एंड फोकस,
थर्ड फोर्थ है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कनकेव मिरर में, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है वो भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग बोलते हैं 2f, जो हमारा फोकल लेंथ का डबल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच मिरर दिस इज सपोज टू बी। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है कनकेव मिरर, सेकेंड है कन्वेक्स मिरर, थर्ड है प्लेन मिरर, फोर्थ है बोथ 1 and 2। कनकेव मिरर भी हो सकता है या कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वर्चुअल इमेज बनेगा किसी भी मिरर से, तो उसका जो साइज होगा वो कम होगा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो इस प्रकार के जो मिरर होते हैं उसे हम कौन सा मिरर कहते हैं, क्वेश्चन में ये है। तो मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कन्वेक्स जो मिरर होता है उसका जो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल होता है, मीन्स जस्ट कॉपी होता है, लेकिन उसका जो साइज होता है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कम होता है। तो इस प्रकार के मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, जो ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फर्स्ट है आर ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट, सेकेंड है आर ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ इनसाइड मैग्नेट, थर्ड है आर ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द मैग्नेट, फोर्थ है टेंजेंशियल डायरेक्शन एट कर्व पर टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, आर ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द मैग्नेट, ये गलत है, क्योंकि जो मैग्नेट होता है ये मैग्नेट है, इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है साउथ होता है। जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आउटसाइड में जो बनता है वो नॉर्थ टू साउथ बनता है और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ बनता है। ठीक है, जो हमारा गिवन है और ए और बी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। फर्स्ट ऑप्शन है फेराइट, सेकंड है एल्निको, थर्ड है आयरन, फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज इन क्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है करंट पर। जितना अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा हम फ्लो करेंगे कंडक्टर में, उतना ही हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ करंट होगा उतना ही हमारा जो मैग्नेट को जो अट्रैक्ट या रिपल करने की जो प्रॉपर्टी है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेट होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके डायरेक्शन को किसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं। पहला ऑप्शन गिवन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सेकेंड है मैक्सवेल थंब रूल, थर्ड है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फोर्थ है बोथ ए एंड बी, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड मैक्सवेल थंब रूल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा एक कंडक्टर है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है आई एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि जो करंट फ्लो कर रहा है करंट कंडक्टर में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन को फाइंड आउट किसके द्वारा करते हैं। तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं मैक्सवेल थंब रूल। मैक्सवेल थंब रूल क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हम लोग राइट हैंड के थंब को लेते हैं और बाकी जो फिंगर है उसको रोटेट कराते हैं। जिस डायरेक्शन में हमारा जो 4 फिंगर जो है, जो बचे हुए जो 4 फिंगर है वो रोटेट करे, उस डायरेक्शन में ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये हम बाय द मैक्सवेल थंब रूल हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि जो हमारा थंब है, राइट हैंड का थंब है, वो करंट के डायरेक्शन को शो करता है और रिमेनिंग जो हमारा फिंगर है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड अपॉन। बोला एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कंडक्टर, सेकेंड है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, थर्ड है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फोर्थ है ऑल द अबव। तो हम लोग अभी जस्ट पीछे के क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन पता होता है तभी हम लोग वहाँ पर क्या यूज करते हैं, मैक्सवेल थंब रूल। मैक्सवेल थंब रूल में हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में हम थंब को रखते हैं
राइट हैंड के थंब को रखते हैं। अब बाकी जो रिमेनिंग जो फिंगर है वो हमें बता देता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किस ओर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए यूजफुल होता है। स्ट्रेंथ जो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड का वो किस पर डिपेंड करता है, तो जो हमारा स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। अगर हमारा करंट ज़्यादा होगा तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड का वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मीन्स हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पर वायर है, यहाँ पर हमारा करंट कैरिंग वायर है और इस डिस्टेंस मान लीजिए डिस्टेंस है, ठीक है। इस डिस्टेंस पे जो हमारा फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। वायर से जो डिस्टेंस होगा, मतलब मान लीजिए डिस्टेंस हमारा वायर से पॉइंट का डिस्टेंस हमारा डी है, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेंथ होगा फील्ड का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा ज़्यादा होगा मैग्नेटिक। तो जो हम देख लेते हैं ऑप्शन ए क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन कंडक्टर। जी हाँ, जो हमारा स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। सेकेंड बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। हाँ, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ। अगर हमारा डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीज करेगा तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो हमारा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ द अबव ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू आर्म एक्स वाई इज गिवन बाय। यहाँ पर जो हमारा पोलैरिटी है पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में और नेगेटिव है राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब हमें किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को पता होता है तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल थंब रूल। तो हम करंट के डायरेक्शन में हम राइट हैंड के थंब को रखेंगे और जो रिमेनिंग जो फिंगर है उसको मूव कराएंगे। जब हम पॉइंट ए पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऑप्शन बी आउटसाइड द पेपर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज गिवन बाय। आपको फाइंड आउट करना है एट पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पर भी हमारा करंट क्या होगा, जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो हमारा लेफ्ट साइडेड और नेगेटिव राइट साइडेड है। तो हमारा जो करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा ये होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल थंब रूल हम करंट के डायरेक्शन की ओर राइट हैंड के थंब को रखेंगे और रिमेनिंग जो हमारा जो फिंगर होगा वो डायरेक्शन को बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉइंट बी पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है इनसाइड द पेपर के इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द पेपर। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज बेस्ट ऑब्जर्व बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज बेस्ट ऑब्जर्व बाय। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सवेल थंब रूल, सेकेंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थर्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्थ नन ऑफ दीज। जो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है उसको बेस्ट हम ऑब्जर्व कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।